गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, इट्स डी एस मीणा और आप पढ़ रहे थे विलियन चैप्टर। और विलियन चैप्टर में अपन ने बहुत सारी थिंग्स पढ़ी। जैसे अपन ने विलियन के पहले प्रकार पढ़े, उसके बाद अपन ने उसकी कुछ प्रॉपर्टियाँ पढ़ी, फिर अपन हेनरी नियम पर आए। हेनरी नियम के बारे में अपन ने कुछ जानकारी ली। हेनरी नियम से रिलेटेड अपन ने कुछ क्वेश्चंस भी किए, न्यूमेरिकल्स भी किए। तो ऐसे धीरे धीरे आपका ये चैप्टर जो है वो आगे बढ़ता है। और आज जो है अपन बात करेंगे, कल बात की थी अपन ने लिक्विड सॉल्यूशन यानी द्रव विलयन के बारे में, और उस पर अपन ने राउल्ट नियम जो है उसको अप्लाई किया था। आज अपन जो है वो बात करेंगे, यदि अपने पास में एक ठोस हो और एक द्रव हो, उस स्थिति में विलयन जब बनेगा तो फिर हमारे पास में जो दाब है वो किस प्रकार प्रभावित होगा, इस बात को अपन को समझना है। ठीक है, तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए आप लोग। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, आज का अपना टॉपिक है ठोस द्रव विलयन। आज जो टॉपिक अपन ने लिया है वो क्या है? ठोस द्रव विलयन। यानी कि इसमें अपने पास में एक घटक जो है वो तो क्या होगा? ठोस होगा, और दूसरा जो घटक है वो क्या होगा? विलयन होगा या द्रव होगा। आगे बात समझ में। अब अपन को इसमें एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि ठोस जो है वो इस प्रकार के विलयन में अवाष्पशील होगा। कैसा होगा दोस्तों? अवाष्पशील होगा। बस ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है, आगे अपन इसको आराम से सॉर्ट आउट कर लेंगे। बिल्कुल क्लियर रखना माइंड में। अब ये जो विलयन अपन पढ़ रहे हैं, इस विलयन में जो ठोस अपन ले रहे हैं, ठोस होगा इसमें विलय। ठोस जो लेंगे वो क्या होगा? आपका अवाष्पशील होगा। तो अपन करते हैं इसको, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को। आप लोग कंसंट्रेट करना। देखिए, जैसे मैंने एक पात्र लिया, ये पात्र लिया मैंने, और इसमें आपका एक घटक है ए। ये घटक है आपका ए, ठीक है। और ये घटक जो है ये क्या है? ठोस है। ये क्या है? ठोस है। ठोस होने के साथ साथ ये क्या है? अवाष्पशील है। ये क्या है? अवाष्पशील। आगे बात समझ में। एक हमने दूसरा घटक लिया, ये वाला जो घटक है ये आपका द्रव है। ये घटक क्या है? द्रव है। तो ये हो गया आपका घटक फर्स्ट, ये हो गया घटक आपका फर्स्ट, या आप इसको कह सकते हो ए, और ये अपना घटक हो गया बी। ये अपना घटक हो गया बी। अब ये क्या है? ये द्रव है। ये बी जो घटक है ये क्या है? द्रव है। समझना इस चीज़ को तसल्ली से, क्योंकि कंसेप्ट यदि अपना खत्म है ना तो फिर अपन डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। तो द्रव है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है? ये वाष्पशील है। ये क्या है? वाष्पशील। आ गई आपके बात समझ में। एक हमारे पास में घटक है जो क्या है? अवाष्पशील है, और एक जो घटक है वो क्या है? वाष्पशील है। अब हमको क्या करना है? ठोस द्रव क्या बनाना है? विलयन बनाना है। अब विलयन बनाना है तो स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ेगा? अपन को जोड़ना पड़ेगा। अपन को क्या करना पड़ेगा? इसको जोड़ना पड़ेगा। तो अपन इसको जोड़ देते हैं, यानी कि इनको मिला देते हैं। अब जब हमने मिलाया तो आपके पास में ये तैयार हो गया विलयन। ये जो नेक्स्ट है इसमें अपन ने क्या कर लिया? ये विलयन बना लिया। चलो विलयन रेडी कर लेते हैं आपका। ये आपका विलयन जो है उसमें ये लॉस है। क्लियर है चीज़? तो ये हो गया आपका विलयन।
इसमें एक घटक तो क्या है, ए है। ए क्या है, ठोस है। और एक घटक क्या है, बी है। बी क्या है, द्रव है। ठीक है। यदि हम जनरल टर्म में बात करें तो ये जो ए है, ये ए क्या है आपका, अवाष्पशील। और बी क्या है आपका, वाष्पशील। ठीक है। एक जो घटक है आपका वो क्या है, अवाष्पशील है। और बी जो घटक है आपका वो क्या है, वाष्पशील है। आगे की बात समझ में। अब हम बात करते हैं किसके, राउल्ट नियम की। अब हम बात किसकी करेंगे, राउल्ट नियम की। तो राउल्ट नियम की बात करने से पहले हम मान लेते हैं, हम सपोज करते हैं कि इसका जो दाब होगा वो क्या होगा, पी ए नोट एक्स ए। और इसका जो होगा वो क्या होगा, पी बी नोट एक्स बी। यही होगा क्या, इसमें कोई समस्या है क्या आप लोगों को, नहीं है। आगे बढ़ जाएं तो बस अब राउल्ट का नियम लगा देते हैं। तो देखिए इधर बाउंड्री बना देता हूँ मैं ताकि आपको टेंशन नहीं रहे। ये बना दी, आपको नहीं बनानी है ना, मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि थोड़ा सा सेपरेट रहे, समझ में आता रहे आप लोगों को। ये देखिए, ये लिख दिया अपन ने राउल्ट के नियमानुसार। भाई राउल्ट जो है वो क्या कहता है, वो चीज़ अपन को इस विलयन के बारे में अब देखनी है। तो राउल्ट क्या कहता है, राउल्ट तो वही कहता है जो कहता आया है, क्या है कि विलयन का कुल दाब जो होगा वो किसके बराबर होगा, विलयन का एक घटक का दाब। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कैसे लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, पी ए प्लस पी बी। अब इसको हम पी ए का मान लिखेंगे तो क्या आएगा, पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। यही आएगा ना, इसमें कोई समस्या है क्या, नहीं है ना। अब आप कहोगे सर ये तो वही बात हो गई जो पहले वाले विलयन में हुई थी। बिल्कुल सही बात है आपकी। अब यहाँ इसमें अंतर आएगा। अंतर क्या आएगा, देखिए ए के लिए क्या है, पी ए नोट क्या है, 0 है। जो आपका ए घटक है उसका पी नोट जो है, पी नोट ए है, वो क्या है, 0 है। समझ गए होंगे आप लोग क्यों है, ये मैंने 0 क्यों लिखा है, वो इसलिए 0 है क्योंकि वो क्या है, अवाष्पशील है। अब अवाष्पशील है तो वाष्प तो बनेगी ही नहीं, और जब वाष्प नहीं बनेगी तो कहाँ से उसका वाष्प दाब होगा। क्लियर है ये बात। अब जब ये 0 हो गया तो बचा क्या अपने पास में, ये बचा, तो लिख देते हैं इसको, बचा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लिख दिया साहब हमने कि पी टोटल, पी कुल बराबर कितना आ गया, पी बी नोट एक्स बी। ये बात समझ में आई क्या आप लोगों को, या इसमें कोई समस्या है। आपको कोई समस्या हो तो मैं बता सकता हूँ, इसको आगे और समझा सकता हूँ आपको। तो ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1। ये क्या हो गई आपकी समीकरण नंबर 1। इसमें कोई समस्या स्टूडेंट्स नहीं है, तो कोई बात नहीं है। तो अब मैं इसको मिटा दूँ और यहाँ अपन इसको समझते हैं। देखो
ये डब्बे ढोकली मिटा देता हूँ क्योंकि इसका तो काम रहा नहीं। वो चीज़ तो मैंने आपको विलियन बना के समझा दी। अब विलियन बन गया, अब आप अपने कंटेनर एक साइड हटा सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। हटा लोगे ना, ताकि अपने पास में जगह खाली हो जाए। जगह खाली हो जाएगी तो अपन क्या कर लेंगे, आगे अपना काम कर लेंगे। तो देख लीजिए भैया, अब आप देखो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम ये जानते हैं कि हम पी नोट जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, पी नोट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पी नोट लिख सकते हैं आराम से। और ये क्या होता है, पी नोट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स इसमें, पी नोट को मैं पी नोट लिख दूँ तो आपको कहीं समस्या है क्या? और मैंने उसको क्या किया, परिभाषित कर दिया। क्या है ये, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अपन पहले भी इस चीज़ को लिखते थे। कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए। अब कोई बात नहीं, नई दिक्कत हो तो अपन इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और आगे कैसे बढ़ाओगे, देखो पी जो है उसको अपन ने पी नोट कर दिया तो ये क्या बन गया, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अब अपन बात करें तब एक्स बी जो है वो क्या हो जाएगा, एक्स बी क्या है, विलायक का मोल अंश या मोल भिन्न है। क्या है, विलायक का मोल अंश या मोल भिन्न है। आ गई कि ये बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है ये चीज़ कि जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है वो क्या है आपका, बी है। और विलायक का मोल अंश जो है वो क्या, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या है, पी नोट हो गया जो पी बी नोट था। और विलायक का मोल अंश हमने क्या कर दिया, एक्स भी कर दिया। इसमें कोई समस्या नहीं है, समस्या। चलो आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पी ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन का जो वाष्प दाब है वो क्या होगा भाई, वो होगा Na अपॉन Na प्लस Nb इंटू पी नोट। क्लियर है चीज़, सॉरी Nb आएगा ना, यही तो टर्म है। पी टोटल को मैंने क्या लिख दिया, पी सॉल्यूशन। क्लियर है, विलयन का वाष्प दाब बराबर ये जो एन बी बाई एन ए प्लस एन बी है वो क्या हो गया आपका, एक्स बी। और पी बी नोट को हमने क्या लिख दिया, पी नोट। इसमें कोई समस्या नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब समानुपाती होगा विलायक के मोल भिन्न के। आ रही की बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई बात नहीं है। तो अब मैं इसको मिटा दूँ क्या, भाई मिटाना तो पड़ेगा, अपने पास में जगह क्या है, कम है ना। अब मैं आपके जो समीकरण है ना, इस समीकरण को वहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको टेंशन नहीं रहे। समीकरण नंबर 1 को यहाँ लिख देता हूँ, समीकरण नंबर 1,
समीकरण नंबर 1 क्या है, P टोटल बराबर PB नोट XB, ये आपकी समीकरण 1 है। और अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, अब इसको एक्चुअल फॉर्म में लिखो। इसको एक्चुअल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैं थोड़ा सा ऐसे एरो लगा देता हूँ कि भाई मैं ये कहाँ से लाया मटेरियल, देख लीजिए। मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, PS, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, PS, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, XB, क्या लिख सकता हूँ, XB, और क्या हो गया, P नोट। कोई दिक्कत है क्या इसमें? इसको कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, तो आपको ऐसा टेंशन नहीं लेना है। कैसे लिख देते हैं, P नोट XB। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो देखो आगे देखते हैं। ये P नोट जो है, इसको मैं PB नोट लिख सकता हूँ क्या? लिख सकते हो साहब क्योंकि P नोट क्या है, PB नोट ही तो है, सॉरी। अब देखिए, एक मैजिक होएगा केमिस्ट्री में होते रहते हैं अक्सर। आपने पढ़ा था XA प्लस XB यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B बराबर होता है मान क्या, 1। क्लियर है? अब मेरे को क्या करना है, XB निकालना है। क्या निकालना है, XB निकालना है, यानी B के मोल भी निकालने हैं। तो मैं क्या कर दूँगा, 1 माइनस XA कर दूँगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं है दिक्कत। बस XB का मान क्या आ गया, 1 माइनस XA। तो रख सकते हैं क्या इसको, PS बराबर PB नोट, और क्या आ गया, 1 माइनस XA। कोई दिक्कत इसमें है क्या? दिक्कत नहीं है, नहीं है। तो अब आगे तो आपको पता ही है, मल्टीप्लाई करना आता है, सब साइंस के बच्चे हो। क्या आएगा, PB नोट माइनस PB नोट और XA। इसमें कोई समस्या स्टूडेंट्स नहीं है? मल्टीप्लाई कर देना भाई इसको, कोई दिक्कत इसमें? चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको अपन क्या कर लेते हैं, पक्षांतरण कर लेते हैं। कैसे करते हैं पक्षांतरण, देख लीजिए। मैंने किया PB नोट माइनस, इसको किधर ले गया, इधर ले गया, PS। तो ये कहाँ गई वैल्यू, नीचे, PB नोट बराबर में क्या बच गया, XA। कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट्स नहीं है क्या? तो कोई बात नहीं है। तो थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। PB नोट क्या है, P नोट है, रख सकते हैं ना, तो रख दो। तो क्या रख दिया, P नोट माइनस PS बटे P नोट बराबर XA। आ गई कि ये बात समझ में? कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है दिक्कत, बहुत खुशी की बात है। अब और आगे बढ़ाते हैं मामले को। P नोट माइनस PS बटे P नोट बराबर, अब XA को इसके वास्तविक रूप में लिख दो। तो XA का वास्तविक रूप क्या होगा, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो जगह है ना, अपने रफ कार्य के लिए रखी है। XA बराबर क्या होगा, NA बटे NA प्लस NB। कोई दिक्कत इसमें? बस इस मान को कहाँ रख दो, यहाँ XA की जगह रख दो। तो क्या आ गया भाई, NA बटे NA प्लस NB। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत है क्या? तो अब बात क्या आ जाती है, अब बात ये आ जाती है कि कोई ठोस द्रव का हम विलयन बनाते हैं
तो उस विलयन में हमको वाष्प दाब और आपेक्षिक वाष्प दाब ये सब चीज़ें जो है हम आराम से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। थोड़ा फैन बंद कर देता हूँ, आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। कर लिया क्या? देखो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और आपको पढ़ाते हैं क्या, अणुसंख्य गुणधर्म, विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, हिले मत भाई, विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म। चलो अपना नाम आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म क्या है, पहले तो अपन को ये समझना है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन से गुणधर्म होते हैं विलयन के ऐसे जो अणुसंख्य है, और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे कि ये जो गुणधर्म होते हैं ये किस प्रकार प्रभावित होते हैं, और प्रभावित होते हैं तो कैसे प्रभावित होते हैं, और यदि हो भी गए तो इन पे फ़र्क क्या पड़ता है, ये चीज़ अपन लोग डील करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? समझा दें आगे। देखिए विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म, देखिए जैसा कि आपको इसी में हेडिंग में दिख रहा है, किसके गुणधर्म है? विलयन के। विलयन के क्या है? गुणधर्म है। कौन से हैं? अणुसंख्य। अणुसंख्य देखो, अणुसंख्य जो शब्द है इसको देखो आप, क्या है ये? अणुसंख्या का मतलब हो गया अणुओं की या कणों की संख्या, यही हुआ ना भाई। अणुसंख्या का मतलब क्या हो गया? अणुओं की या अणुओं या कणों की संख्या। यानी कि स्टूडेंट्स आपको इसमें ये समझना है कि ऐसे विलयन जिनमें हमने क्या किया है, एक विलेय और एक विलायक हमारे पास में। तो जब किसी विलयन में कोई गुणधर्म, कोई भौतिक गुणधर्म, रासायनिक की तो आपको बात ही नहीं करनी है बिल्कुल ही, इसमें सिर्फ किसकी करनी है? भौतिक गुणधर्म की। तो किसी विलयन के वे भौतिक गुणधर्म जो किस पे निर्भर करते हैं? उसमें उपस्थित विलेय के कणों की या अणुओं की संख्या पर। क्लियर है चीज़? यानी कि यदि विलेय के कणों की या अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो गुण भी बढ़ेंगे, और यदि विलेय के कणों या अणुओं की संख्या घटेगी तो भी इन गुणों पर क्या होगा? प्रभाव होगा। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म। तो आपको पता चल गया होगा गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है? अणुसंख्य गुणधर्म वे भौतिक गुण होते हैं विलयन के जो विलेय के कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। इसको अपन डिफाइन कर लेते हैं। किसी भी विलयन के
वे भौतिक गुण जो उसमें मिलाए गए विलेय के कणों की संख्या या मोल अंश पर निर्भर करते हैं। उस दिए गए विलयन के अणुसंख्य गुण कहलाते हैं। आगे के बात समझ में कोई दिक्कत इसमें? मैंने परिभाषित किया कि किसी विलयन के वे भौतिक गुणधर्म जो उसमें मिलाए गए विलेय के कणों की संख्या या मोल अंश पर निर्भर करते हैं, उस दिए गए विलयन के क्या कहलाते हैं? अणुसंख्य गुण कहलाते हैं। यानी कि अणुओं की संख्या पर, कणों की संख्या पर, मोल अंश भी क्या है? कणों की संख्या ही है, ठीक है, मोलों की संख्या है। तो मिटा देता हूँ मैं इसको। अब बात करते हैं अपन कि ये अणुसंख्य गुण होते कौन कौन से हैं। पहले अपन ये देख लेते हैं, उसके बाद अपन ये देखेंगे, उनको एक एक करके डील करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो होता है वो होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। पहला गुण कौन सा होता है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरे गुण की बात कर लेते हैं। दूसरा गुण होता है आपके क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा गुण होता है आपके हिमांक में अवनमन। चौथा गुण होता है प्रासरण दाब। क्या होता है? प्रासरण दाब। तो देखिए कितने गुण हो गए अणुसंख्य गुणधर्म। नंबर 1 वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, नंबर 2 क्वथनांक में उन्नयन, नंबर 3 हिमांक में अवनमन और नंबर 4 प्रासरण दाब। ये चारों अणुसंख्य गुणधर्म हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है फटाफट इनको क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर अपन इसको मैटर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। देखिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है वो चीज़ हम समझे, उससे पहले हमको ये देखना है। मैं इस अवनमन शब्द जो है इसको बॉक्स में बंद कर रहा हूँ और बॉक्स में बंद करके ये लगा दिया ताड़ा, यानी इसको हम अभी क्या करेंगे? नेगलेक्ट करेंगे। नेगलेक्ट आपसे ऐसे नहीं होता है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ। अब कोई दिक्कत नहीं है साहब, ठीक है।
नहीं है तो देख लीजिए। वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन शब्द का मतलब होता है कमी। अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी होता है। देख लीजिए, अब कमी कब होगी ये चीज़ आपको पहले समझनी पड़ेगी, फिर अपन इसमें आगे मैथमेटिकल पढ़ेंगे। देखिए एक पात्र है आपके पास में ये, ठीक है। इसमें आपके पास में एक घटक है जो क्या है? ठोस है। ये घटक क्या है आपके पास में? ठोस है। कोई दिक्कत नहीं है साहब। दूसरा पात्र लिया, इसमें दूसरा घटक भर दिया। अब ये क्या है? द्रव है। ये क्या है? द्रव है। ये ठोस जो है इसकी विशेषता ये है कि ये अवाष्पशील है। ये क्या है? अवाष्पशील है। अवाष्पशील का मतलब ये है कि इसके कण वाष्प नहीं बनाते। लेकिन ये जो है द्रव, ये जो घटक है द्रव, बी घटक, हम इसको बोल सकते हैं बी घटक, और इसको हम बोल सकते हैं ए घटक। ए घटक ये क्या है? वाष्पशील है। क्लियर है? अब शुरुआत में क्या था कि जब हमने इसको गर्म किया तो इसकी क्या बन रही थी? वाष्प बन रही थी। इसकी क्या बन रही थी? वाष्प बन रही थी। जैसे इस सरफेस को आप कंसिडर कीजिए, पहला कण इसकी वाष्प बन रही है, दूसरा कण इसकी वाष्प बन रही है, तीसरा कण इसकी वाष्प बन रही है और चौथा कण इसकी वाष्प बन रही है। यानी कि पहली स्थिति में इसकी तो वाष्प बनेगी नहीं, क्योंकि ये तो क्या है? अवाष्पशील है। लेकिन इसकी क्या बनेगी? वाष्प बनेगी। वाष्प कितने कणों की बन रही है? 4 कणों की बन रही है। अब आपने क्या किया कि इसका विलयन बनाने के लिए इसको इसके साथ क्या कर दिया? मिला दिया। चलो मिला देते हैं, विलयन बना लेते हैं। ये बन गया आपका विलयन। अब जब विलयन बन गया तो स्थिति ये होती है कि ये जो 4 कण थे ना इसके विलायक के, इसके कुछ कणों को इस अवाष्पशील विलेय के कण क्या कर देते हैं? विस्थापित कर देते हैं। कहाँ से? सरफेस से। देखिए यहाँ चारों कण किसके थे? द्रव के थे। अब यहाँ ये 2 कण, एक तो ये वाला कण और एक ये वाला कण, किसके आगे? इस ठोस के। और ठोस क्या है? अवाष्पशील। अब वाष्प कितनों की बनेगी? 2 कणों की बनेगी। पहले वाष्प बनाने वाले कण कितने थे? 4 थे। अब वाष्प बनाने वाले कण कितने हैं? 2 कण हैं। तो आप में अच्छे से कॉमन सेंस, आप जानते हो इस बात को कि 4 कण ज़्यादा वाष्प बनाएंगे या 2 कण ज़्यादा वाष्प बनाएंगे? 4 ज़्यादा वाष्प बनाएंगे ना। इसका मतलब जब ये शुद्ध अवस्था में था क्या? ये द्रव, तो वाष्प ज़्यादा बना रहा था। और जब ये विलयन बन गया, अब हमने क्या बना दिया? ये विलयन बन गया ना। विलयन है ये। कौन सा विलयन है? ठोस द्रव। कौन सा है? ठोस द्रव विलयन। अब इस ठोस द्रव विलयन में ये तो हो गया आपका क्या? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। यहाँ जो वाष्प दाब आएगा वो क्या आएगा? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। लेकिन यहाँ जो वाष्प दाब आएगा वो किसका आएगा? विलयन का वाष्प दाब। तो इस शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को हम पी नोट से दर्शाएंगे और विलयन का दर्शाएंगे प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन का वाष्प दाब। अब विलयन का वाष्प दाब क्या है? कम है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या है? ज़्यादा है। बस ये जो चीज़ है इनका अंतर आप निकाल लोगे क्या? पी नोट माइनस पी एस। पहले मान ज़्यादा था फिर कम में, इसका अंतर ही क्या आ जाएगा? वाष्प दाब में अवनमन या कमी। आ गई क्या बात समझ में? वाष्प दाब में अवनमन या कमी क्या हुई कि जब हम किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील घटक को जोड़ देते हैं या उसमें मिला देते हैं तो
तो अवाष्पशील घटक के कण वाष्पशील पदार्थ के कणों को सतह से विस्थापित कर देता है, जिसके कारण बनने वाले वाष्प की मात्रा में कमी आ जाती है। और यदि बनने वाले वाष्प की मात्रा में कमी आ जाएगी तो वाष्प दाब में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और इस वाष्प दाब में कमी को ही हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन। ध्यान रखना, मैं सिर्फ अवनमन की बात कर रहा हूँ, आपेक्षिक अवनमन की अभी मैं बात नहीं कर रहा। तो ये आपने डायग्रामेटिकली समझ लिया। अब इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं अपन। देख लीजिए, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन क्या हो जाएगा, वाष्प दाब में अवनमन हो जाएगा P0 माइनस PS। वाष्प दाब में अवनमन क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS। और अब हम जोड़ेंगे शब्द कौन सा, आपेक्षिक। कौन सा जोड़ देंगे, आपेक्षिक। और आपेक्षिक का मतलब होता है तुलना करना। आपेक्षिक का मतलब क्या होता है, एक तरह से तुलना करना, रिलेटिव। तो अब हम लिखेंगे शब्द वाष्प दाब में, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आई क्या बात समझ में। तो अवनमन जो होता है P0 माइनस PS को हम भाग दे देते हैं किससे, P0 से। बस ये ही आपका क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्लियर है। अब देखिए, आपने यदि नोट्स बनाए हो या स्क्रीनशॉट लिया हो तो आप पीछे वाले पेज पर जाके देखिए, मैंने वहाँ पर एक सूत्र लिखा था। वो सूत्र आपके दिमाग में आ जाएगा फटाक से कि सूत्र क्या होता है। हम जानते हैं, आप जानते हो ये बात, कैसे जानते हो मैंने बता दी पहले, इसलिए हम जानते हैं कि एक सूत्र आया था, यहाँ लिख देता हूँ मैं उसको, P0 माइनस PS बटे P0 बराबर होता है NA अपॉन NA प्लस NB। अब मना करो, आपके नहीं पता है ना ये चीज़ आप लोगों को। ये सूत्र अभी मैंने जस्ट 5 मिनट पहले आप लोगों को समझाया था पूरा डिराइव करके कि ये आया कैसे। तो अब ये बात आपके माइंड में होगी अच्छे से कि भाई ये सूत्र आया कैसे, पूरा कैलकुलेट किया था मैंने। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और आप जानते हो क्या, ये चीज़ भी मैं पहले बता चुका हूँ कि NA इज वेरी वेरी लेस देन NB। क्यों, जैसे आप एक गिलास पानी है, उस एक गिलास पानी में आप 1 चम्मच नमक मिला रहे हो, तो उस एक गिलास पानी की तुलना में जो एक गिलास, वो 1 चम्मच आपने नमक मिलाया है वो बहुत कम है, नगण्य है एक तरह से। तो उसको हम क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, इसलिए या अतः क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS बटे P0 बराबर क्या हो जाएगा, NA अपॉन NB। आई क्या बात समझ में। और ये क्या है, ये अंतर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P बाय P0 बराबर NA बटे NB। आगे के बात समझ में। तो ये क्या हो गया आपके वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये क्या हो गया, वाष्प दाब में
आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं हम। और आगे कैसे बढ़ेगा? और आगे ऐसे बढ़ेगा कि पी नोट माइनस पी एस बटे पी नोट बराबर, अब एन ए क्या है? देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ, एन ए कब निकलेगा? एन ए निकलेगा डब्ल्यू ए बटे एम ए से, और एन बी किससे निकलेगा? डब्ल्यू बी बटे एम बी से। बस यही मान कहाँ रखना है? यहाँ रखना है। तो क्या आ जाएगा? डब्ल्यू ए बटे एम ए इंटू क्या आ गया? डब्ल्यू बी बटे एम बी ऊपर आ जाएगा। एम बी ये नीचे है ना, तो ये ऊपर चले जाएगा। एम बी बाय डब्ल्यू बी। दिख तो रहा है आप लोगों को ये? नहीं दिख रहा। चलो मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, कोई बात नहीं, आप इतनी टेंशन मत लो। यहाँ तक तो क्लियर है ही, अपन आगे लिख देते हैं। इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं। ओके, थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको। ओके, ये हो गया। इसको देख लेना, ये सेपरेट अलग। पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट इक्वल टू एन ए का मान क्या है? डब्ल्यू ए बाय एम ए इंटू एम बी बाय डब्ल्यू बी। तो ये आपका क्या हो गया? ओवरऑल फॉर्मूला हो गया। अब इसमें मैं वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ। पी नोट क्या है? शुद्ध विलय का वाष्प दाब। पी एस क्या है? विलयन का वाष्प दाब। डब्ल्यू ए क्या है? विलेय का भार किसमें? ग्राम में। एम ए क्या है? विलेय का आणविक द्रव्यमान किसमें? ग्राम में। और डब्ल्यू बी क्या है? विलायक का भार। विलायक का भार किसमें? ग्राम में। और एम बी क्या है? विलायक का द्रव्यमान किसमें? ग्राम में। तो इसका आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इन चीज़ों को पढ़ते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। न्यूमेरिकल इस पे कल करवाएंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।